Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. मई 13, 1998 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनाउंस किया कि इंडिया अब एक न्यूक्लियर स्टेट है। लेकिन इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑलमोस्ट 25 साल पहले 1974 में किया गया था। हालांकि उस टाइम पे इसे एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम दिया गया था, लेकिन ऐसा था नहीं। लेकिन 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया? क्या थी उस टाइम की सिक्योरिटी सिचुएशंस? जब आप ये पूरी स्टोरी सुनेंगे तो पाएंगे कि पूरी जर्नी किसी फिल्म से कम नहीं थी। ये बात हो रही है इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा की। इस फिल्म की शुरुआत आजादी के साथ ही हो गई थी। इंडिया ब्रिटिश राज से तो आजाद हो गया था, लेकिन चैलेंजेस की कोई कमी नहीं थी। एजुकेशन, हेल्थ केयर, गरीबी, इन सब प्रॉब्लम्स के साथ साथ इंडिया जैसी बड़ी और डाइवर्स कंट्री के लिए अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था और कश्मीर के लिए ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ एक वार हो चुकी थी। तो ऐसे में पिक्चर में आते हैं होमी जहांगीर भाभा, एक ब्रिलियंट न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। भाभा न्यूक्लियर एनर्जी के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे और चाहते थे कि आने वाले डेकेड्स में अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करे। और इसके लिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस करके 1948 में एस्टेब्लिश किया इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। लेकिन न्यूक्लियर बम अभी बहुत दूर था, क्योंकि पंडित नेहरू न्यूक्लियर एनर्जी का यूज पीसफुल पर्पसेस के लिए करना चाहते थे। वो लार्जली तो न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट थे, लेकिन आप उनके रियल इंटेंट का आइडिया उनकी स्टेटमेंट से लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी को एज ए वेपन यूज करने का रास्ता भी खुला रखा है। नेहरू जी की ये स्टेटमेंट मोर और लेस आने वाले डेकेड्स में इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के जैसी थी। इसका प्रूफ है कनाडा से लिया गया पावरफुल रिसर्च रिएक्टर। इवन तो ये रिएक्टर पीसफुल पर्पसेस के लिए लिया गया था, लेकिन आगे चल के इसी रिएक्टर से इंडिया ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए प्लूटोनियम प्रोड्यूस किया। इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर भाभा के रोल को समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर भाभा एक विजनरी और बहुत ही प्रैग्मेटिक इंसान थे। वो ना सिर्फ इंडिया की पोजीशन को समझते थे, बल्कि इंटरनेशनल रियलिटीज को भी जानते थे। उन्होंने इंश्योर किया कि टाइम आने पर इंडिया के पास राइट कैपेबिलिटीज हों। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि ना सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी का यूज पीसफुल पर्पसेस के लिए किया जा सके, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन कैपेबिलिटीज से वेपन भी बनाया जा सके। उनके एफर्ट्स का अंदाजा आप 1954 में एस्टेब्लिश किए गए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से लगा सकते हैं। इस डिपार्टमेंट में 1000 से ज्यादा इंजीनियर्स और साइंटिस्ट काम कर रहे थे और ये डिपार्टमेंट इंडिया के टोटल रिसर्च बजट का 1/3 पोर्शन कंज्यूम कर रहा था। खैर 1950s तक तो पीसफुल अप्रोच काम कर रही थी, लेकिन 60s में ये सब चेंज होने वाला था। 3 साल के अंदर इंडिया को 2 बार झेलनी पड़ी, पहले चाइना और फिर पाकिस्तान। और कोई कमी रह गई थी तो वो पूरी हो गई 1964 में, जब चाइना ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस टेस्ट के बाद रीजनल पावर का बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो चुका था। होमी भाभा चाहते थे कि इस पावर को बैलेंस करने के लिए इंडिया के पास भी न्यूक्लियर ऑप्शंस होने चाहिए, लेकिन पंडित नेहरू की डेथ के बाद आए शास्त्री जी न्यूक्लियर वेपन्स के टोटल अगेंस्ट थे। इसके बावजूद डॉक्टर भाभा ने शास्त्री जी को पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए तो राजी कर ही लिया था। लेकिन 1966 में 2 वीक्स के अंदर शास्त्री जी की ताशकंद में और होमी भाभा की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। इन दोनों लीडर्स की डेथ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी भी, क्योंकि शास्त्री जी की जगह पे इंडिया की नई पीएम बनी इंदिरा गांधी, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी। इंदिरा गांधी के आने के बाद इस डायरेक्शन में काम काफी तेजी से बढ़ने लगा और 1972 में बाक विजिट के दौरान इंदिरा गांधी ने ऑफिशियली न्यूक्लियर टेस्ट को अप्रूव कर दिया। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया। इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे 75 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के अलावा इसके बारे में इंदिरा गांधी के बस 2 एडवाइजर्स को इसका पता था। इनफैक्ट इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर को भी इस टेस्ट के बारे में उस समय नहीं पता था। लेकिन एक प्रॉब्लम इंडिया के सामने अब भी थी, इन टेस्ट की लोकेशन, क्योंकि एक नॉर्मल बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है रेडिएशन का, जिसे टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं न्यूक्लियर फॉलआउट। तो ऐसे में न्यूक्लियर वेपन की टेस्ट लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है और इसके लिए आपके पास होते हैं 4 ऑप्शंस: एटमॉस्फेरिक, अंडरग्राउंड, एक्सो एटमॉस्फेरिक और अंडर वाटर। इन सभी ऑप्शंस में सबसे सेफ ऑप्शन होता है अंडरग्राउंड टेस्ट का। अगर आप ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन को कंट्रोल कर पाते हैं तो न्यूक्लियर फॉलआउट का खतरा सबसे कम होता है। लकीली इंडिया के पास एक ऐसी लोकेशन थी, राजस्थान के थार डेजर्ट में एक छोटा सा गांव पोखरन। इस लोकेशन के 3 एडिशनल बेनिफिट्स भी थे। यहाँ पे आर्मी की ऑलरेडी एक टेस्टिंग रेंज थी, तो लॉजिस्टिक्स के लिए आर्मी को डिप्लॉय करना काफी इजी था। ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही कम थी और ग्राउंड वाटर का लेवल भी काफी लो था, तो न्यूक्लियर फॉलआउट का खतरा भी कम था। अब ब्लास्ट साइट पे एटलीस्ट 100 मीटर या उससे ज्यादा गहराई तक ग्राउंड वाटर नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही ब्लास्ट साइट पे गड्ढा खोदना शुरू किया गया तो ग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर होने की वजह से जल्दी ही गड्ढा पानी से भर गया। ये सब प्रॉब्लम्स जैसे ऑलरेडी कम नहीं थी, तो जब टेस्ट साइट के लिए दूसरी लोकेशन की तलाश शुरू हुई तो पता चला कि थार डेजर्ट के ग्राउंड वाटर सोर्सेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी। तो ऐसे में इंडियन साइंटिस्ट ने भी वही किया जो सभी इंडियंस करते हैं, जुगाड़। फाइनली उन्होंने पास के गांव जाके पूछना शुरू किया सूख चुके कुओं के बारे में और एक बुजुर्ग मिले भी। इस सब में कुछ दिन गए, लेकिन फाइनली वो बुजुर्ग काम आए और इंडियन साइंटिस्ट को मिली अपनी टेस्ट लोकेशन। फाइनली 1974 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन इंडिया ने पोखरन में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया और न्यूक्लियर डिवाइस के प्रिंसिपल इंजीनियर राजा रमन्ना ने इंदिरा गांधी को फोन करके कोडेड मैसेज में इन्फॉर्म किया कि बुद्धा इज स्माइलिंग।